हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लैपिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं डाकी यूनिट 4। हमारे चैनल पे बैपटेक, ओओएसटी, डा एंड डीबीएमएस सबकी यूनिट्स ऑलमोस्ट सारी अपलोडेड हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो डू चेक देम आउट। तो चलिए करते हैं पढ़ाई सिंपल और सक्सेस को ट्रिपल मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डाकी यूनिट 4। तो इस यूनिट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उनको इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो इसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो PYQs, जो पिछली बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर करेंगे पहले मेनली। क्योंकि देखो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, तो लग जाओ पूरे जोश के साथ अगर आपको एग्ज़ाम्स फोन नहीं आया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये पहले आपका बैक ट्रैकिंग से देखेंगे हम, और जिसमें आपका सम ऑफ सबसेट्स आता है, एनक्यूएंस आता है, फिर ब्रांच इन बाउंड देखेंगे जिसमें आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम आती है, और एक LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें हम ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनक्वीन प्रॉब्लम से। तो देखो एनक्वीन प्रॉब्लम्स होती क्या है। देखो एनक्वीन प्रॉब्लम इज़ लाइक, आपने चेस बोर्ड देखा है, उसमें आपका चेस बोर्ड में क्या होता है, रोज़ 8 और कॉलम 8। तो एक तरीके से ऐसे करके डिवाइडेड होता है वो कुछ रोज़ में और फिक्स कॉलम्स में। ठीक है, जैसे n इंटू n की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो एन क्वींस में क्या है, एन क्वींस प्रॉब्लम स्टेट्स दैट यू हैव टू प्लेस एन क्वींस, आपको एन क्वींस, एन रानियाँ चेस बोर्ड पर बिठानी है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से एक चेस बोर्ड आपको दिया जाएगा, एक फिक्स साइज़ का स्क्वायर टाइप, उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, रोज होंगे इक्वल नंबर, और आपको उसके अंदर एन रानियाँ बिठानी है। और रानियाँ कैसे बिठानी है, रानियाँ इस टाइप से बिठानी है कि देखो मैं दिखाती हूँ। रानियाँ इस टाइप से बिठानी है कि अगर एक रानी यहाँ बैठी है तो इस पूरी रो में और कोई ना हो उसके अलावा, और इसकी डायगोनल में और कोई ना हो उसके अलावा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई रानी यहाँ बैठी है। ठीक है, तो इस पूरी रो में उसके अलावा कोई रानी नहीं होनी चाहिए, इस पूरी डायगोनल में उसके अलावा कोई रानी नहीं होनी चाहिए, और इस पूरी डायगोनल में इसके अलावा कोई रानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको n इंटू n के टाइप की मैट्रिक्स में या चेस बोर्ड बोलो, इसमें आपको n रानियास बिठानी है इस रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एल्गोरिथम। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, देखो पहले स्टार्ट किया, फिर आपको इनिशलाइज करना है बोर्ड बाय क्रिएटिंग अ चेस बोर्ड ऑफ डायमेंशन n इंटू n। चेस बोर्ड आपको बनाना आता है, जैसे 4 का बनेगा तो 4 रोज बना दी, 4 कॉलम बना दिए, और फिर 4 रोज बना दी। ठीक है, ऐसे आपको 4 रोज 4 कॉलम बना दिया आपने। फिर आपको क्या चेक करना है, फिर आज स्टेप 3 आपको चेक करना है इज़ सेफ़, कि जो आप रानी बिठा रहे हो वो सेफ़ है कि नहीं। वो कैसे चेक करोगे आप, टू चेक इफ़ अ क्वीन कैन बी प्लेस्ड एज अ पोजीशन। तो पहले तो आपको चेक करना है कि आप जिस पोजीशन पे आप बिठाना चाह रहे हो उस पोजीशन, मतलब उस रो में कोई और रानी ना हो, उसकी डायगोनल में कोई और रानी ना हो, और उसकी लेफ़्ट डायगोनल या राइट डायगोनल दोनों में कोई रानी ना हो। देखो आपको क्या क्या चेक करना है, चेक अबोव इन द सेम, ठीक है, कॉलम। जैसे इस कॉलम में आपने बिठाई तो इस कॉलम में आपको चेक करना है कि कोई और रानी ना हो। ठीक है, आपको चेक करना है, फिर चेक द अपर लेफ्ट डायगोनल, तो अपर लेफ्ट डायगोनल में कोई रानी ना हो। ठीक है, फिर अपर राइट डायगोनल, अपर राइट में कोई डायगोनल में कोई रानी ना हो। ठीक है, लोअर क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम ऊपर से बिठाना चालू कर रहे हैं ना, नीचे से तो खाली है, नीचे से क्यों चेक करना है। ठीक है, तो आपको ये करना है, स्टार्ट कर दिया, इनिशलाइज कर दी चेस बोर्ड, फिर आप रानी को जहाँ बिठा रहे हो आपको चेक करना है वो सेफ़ जगह है कि उसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके साथ कोई और रानी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रही, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके ऊपर कोई रानी ना हो, उसके अपर लेफ्ट डायगोनल में कोई रानी ना हो, राइट डायगोनल में नहीं हो। अगर रिटर्न ट्रू इफ़ द पोजीशन इज़ सेफ़, अगर पोजीशन सेफ़ है कोई बात नहीं है, उसको वहाँ बिठा दो। अगर पोजीशन नहीं है सेफ़ तो रिटर्न फॉल्स।
ठीक है। और यही चीज़ आपको चेक करती करना है फिर हर रानी के लिए, जिससे आप सारी रानियाँ बिठा सको। तो फिर आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करोगे जिसमें आप बोर्ड, रोज़ और एन पास करोगे। तो इसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपकी जब नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब जैसे कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, जब ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एन रानी हो जाए, मतलब 4 ही रानी बिठानी थी और 4 चौथी रोज पे आप पहुंच गए, तो इक्वल टू जब हो जाए तो इसका मतलब सारी रानी प्लेस हो चुकी हैं, है ना, और क्वींस आर प्लेस्ड। अब रिकर्सिव स्टेप क्या है जो ये, तो उसके लिए जब वो वाला केस जब सारी क्वींस प्लेस हो जाए, क्या करना है आपको, फॉर ईच कॉलम इन द करंट रो चेक इफ़ इट इज़ सेफ़। ठीक है, अगर चेक करना है आपको इस से फंक्शन से, अगर सेफ़ है तो प्लेस कर दो क्वीन को उस वाली पोजीशन पे। ठीक है, और उसको मेंशन कर दो बोर्ड, रो और कॉलम इजकल टू 1, मतलब वहाँ 1 लगा दो कि हाँ यहाँ रानी प्लेस हो चुकी है। ठीक है, फिर अगर जब प्लेस हो जाए तो उसको रो को इंक्रीज़ कर दो, मतलब जैसे इस रो में रानी प्लेस हो गई तो अब अगली में प्लेस करोगे ना अगली रानी, तो रो को बढ़ा के फिर से वही फंक्शन कॉल कर दिया अगली वाली रानी के लिए। ठीक है, अगर रानी नहीं प्लेस हो पा रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ है ऐसा, तो फिर करते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि हमें जैसे हम यहाँ चल दिए, अब हमें लगा कि ये वाला स्टेप हमारा सही नहीं है तो हम पीछे वाले पे जा सके, तो हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया। तो अगर हम रानी कुछ इस टाइप से बिठा दिए हमने कि ऐसे यहाँ बिठा दी, पर लास्ट वाली बैठ ही नहीं पा रही, हर किसी में केस में उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस वाले केस में हम बैक ट्रैक करेंगे। और क्या करेंगे, बाय बैक ट्रैक बाय रिमूविंग द क्वीन, उस क्वीन को रिमूव कर दिया, वहाँ 0 मेंशन कर दिया अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फिर बैक ट्रैक करोगे, फिर दोबारा से कहीं और रानी बिठाने की कोशिश करोगे जब तक सारी रानी प्लेस ना हो जाए अच्छे से। आप यही स्टेप फॉलो करते रहोगे। ठीक है, और देखो अब इसका सिंपल एल्गोरिथम है, एक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कॉलम, आपको लेफ्ट मोस्ट कॉलम से स्टार्ट करना है, जैसे ये होता है तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, इफ़ एन क्वीन प्लेस रिटर्न ट्रू, तो फिर कोई बात नहीं है, ट्राई ऑल डिफरेंट रोज एंड कॉलम फॉर ईच नेक्स्ट क्वीन, हर क्वीन के लिए आपको हर रो और कॉलम चेक करना है ताकि मेक श्योर इट इज़ नॉट अटेक्टेड बाय प्रीवियस क्वींस। ठीक है, तो अगर वो उसके उसमें कोई दूसरी क्वीन नहीं आनी चाहिए। अब इफ़ प्लेसिंग क्वीन लीड्स अ क्लैश, तो बैक ट्रैक कर दो। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये 4 क्वींस प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें ना 2 टाइप की प्रॉब्लम होती है, 4 क्वींस और 8 क्वींस। तो हम 4 क्वीन समझ लेंगे ना तो आपको 8 क्वीन अपना आप ही आ जाएगा समझ, आप उसको फिर प्रैक्टिस करना। अब देखो ये ट्री डायग्राम है, 4 क्वींस को कैसे बिठाओगे आप, कौन सी क्वीन है आपके पास, कौन सी रानी है, Q1, Q2, Q3, Q4। अब रानियों को आपको बिठाना है। ठीक है, ये आपके पास एक चेस बोर्ड, अब क्वीन कितनी है 4, तो n = 4, चेस बोर्ड कितने का बनेगा 4 × 4, तो ये देखो 16 का चेस बोर्ड बन गया। ठीक है, अब आपने Q1 वाली रानी को यहाँ बिठा दिया। ठीक है, पहले केस में आपने 1 पे बिठा दिया। ठीक है, अब आपको Q2 बिठानी है, किस तरीके से बिठानी है, इस तरीके से कि इसकी डायगोनल में ना आए और इसकी रो में ना आए। ठीक है, अब जैसे आपने ये बिठा दी, ये वाली इस पोजीशन में बिठा दी, थर्ड पोजीशन पे बिठा दी, तो अब देखो इसके पूरे कॉलम में और कोई रानी नहीं आ रही है और इसके डायगोनल में और कोई रानी नहीं आ रही है। ऐसे इसका भी देखेंगे, इसके में भी इसका भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कुछ, तो Q2 तो सही बैठी है अभी तक। ठीक है, और ये इस पे भी बैठ सकती है। ठीक है, इस पे भी बैठ सकती है क्योंकि देखो इसके रो में नहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा कुछ, ना इसके डायगोनल में हो रहा। ठीक है, इसके डायगोनल में भी नहीं हो रहा और इसके रो में भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों केसेस अभी पॉसिबल है। अब देखो इसमें अगर आप अब आगे Q3 कहाँ बिठाओगे, अगर आपने बाई चांस इधर बिठा दी तो देखो लड़ाई हो गई। अगर आपने Q3 यहाँ बिठा दी फिर नहीं बिठा सकते आप क्योंकि इससे डायगोनल में आ रही है। अगर यहाँ बिठा दी अब भी नहीं बिठा सकते, इसके कॉलम में आ रही है। अब यहाँ बिठा दी तो देखो इसके डायगोनल में आ रही है, तो इसमें तो आपको देखो बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास Q3 को बिठाने की जगह ही नहीं है अगर आपने Q2 यहाँ बिठा दिया। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन तो हटा दो, बैक ट्रैक करा, 3 वाले पे चलते हैं।
अब इसने यहाँ बिठा दी थी, अब आपको Q3 बिठानी है। अब आप Q3 को देखो यहाँ तो बिठा नहीं सकते, इसके नीचे आ जाएगी। यहाँ बिठाओगे तो इसके डायगोनल में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, यहाँ बिठाओगे इसके कॉलम में कर रही है। तो अगर आप यहाँ बिठा दो तो यहाँ आप देखो बिठा सकते हो। यहाँ आपने जैसे बिठा दी तो देखो ना किसी के डायगोनल में आ रही है ना किसी के रो में आ रही है, ठीक है, ना इसके में ना इसके में, ठीक है। Q3 आपने बिठा दी यहाँ। अब देखो आप Q4 कहाँ बिठाओगे फिर। अगर आपको Q4 बिठाना हो, यहाँ बिठाया तो नहीं बिठा सकते, यहाँ बिठाया तो भी नहीं बिठा सकते, यहाँ बिठाया तो भी नहीं बिठा सकते, यहाँ बिठाया तो भी नहीं बिठा सकते, ठीक है। तो इसमें भी देखो बैक ट्रैक करना पड़ेगा आपको। अब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। अब ये वाला देखते हैं। अगर आपने Q1 सेकंड पे बिठाया, ठीक है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की पोजीशन पे बिठाया तो क्या होगा। यहाँ आपने बिठा दिया, अब आपने Q2 बिठा दिया इधर, तो अब देखो इसके रो में नहीं आ रहा और ना डायगोनल में आ रही, ना इसके डायगोनल में कोई और आ रहा ना इसके रो में, तो अभी तक ठीक चल रहे हैं। अब Q3 बिठाना है, Q3 देखो इधर बिठा दिया तो इसके देखो ना रो में कोई कॉलम में कोई और है, ठीक है, ना इसके डायगोनल में कोई है। ऐसे इसके में ना इसके कॉलम में कोई है ना इसके डायगोनल में कोई है, ना इसके कॉलम में कोई है ना इसके डायगोनल में कोई है, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखो अब बिठाना है Q4। Q4 को ऐसी कौन सी जगह पे बैठाएं कि कोई और रानी उससे डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो देखो अगर Q4 यहाँ बिठाया तो देखो ये वाली Q3 वाली रानी रूठ जाएगी। अगर Q4 यहाँ बिठाया Q1 वाली रूठ जाएगी। Q4 अगर यहाँ बिठाया तो Q2 वाली रूठ जाएगी। अगर अब मैं Q4 यहाँ बिठा दूँ तो क्या कुछ होगा, देख लेते हैं। देखो Q4 मैंने यहाँ बिठा दी, डायगोनल में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, इधर आ रहा है नहीं आ रहा, इधर कॉलम में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। Q2 का भी देख लेते हैं, रो कॉलम में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, डायगोनल में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। Q1 में देख लेते हैं, कॉलम में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं ना उसके डायगोनल तो ऊपर वाली तो है ही नहीं, ठीक है। और Q3 में कॉलम में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, डायगोनल में नहीं आ रहा, तो मिल गया सॉल्यूशन। बस खलास, चारों रानियाँ हमने अच्छे से बिठा दी, साथ चारों खुश बैठी हैं, ठीक है, बढ़िया। तो देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया कि हम कैसे बिठा सकते हैं कि Q2 ये एक से Q1 बिठाई हमने सेकंड पे, फिर हमने फोर्थ पे बिठाया, देखो 4, फिर हमने 1 पे बिठाया, फिर हमने 3 पे बिठाया, ठीक है। एक सॉल्यूशन इसका ये, और एक सॉल्यूशन और हो सकता है ये 3 1 4 2। इसे आप बना के देखना, ठीक है। नहीं बना के देखना तो देखो मैं बना के दिखा दूँ। ये जैसे मेरे पास है, ठीक है, और ये थोड़ी ड्राइंग ख़राब आती है, ऐसे थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब मैंने Q1 यहाँ बिठा दी, ठीक है। अब इसने बोला है Q2 को मेरे को 1 पे बिठाना है, ठीक है, और Q3 को मेरे को यहाँ बिठाना है, और Q4 को मेरे को यहाँ बिठाना है। अच्छा ठीक। अब देखो सबका चेक कर लेते हैं, क्या Q1 की किसी से दुश्मनी हो पा रही है, डायगोनल्स के ऊपर कोई है ही नहीं तो चेक तो करनी ही नहीं। कॉलम में कोई और है नहीं है, Q1 खुश है। Q2 देखते हैं, डायगोनल में कोई है नहीं है, कॉलम में कोई है नहीं है, Q2 भी खुश है। Q3 देखते हैं, डायगोनल में कोई है ऊपर तक नहीं है, और कॉलम में नहीं है कोई, Q3 भी बल्ले बल्ले, ठीक है। अब Q4 देखते हैं, Q4 डायगोनल में कोई है नहीं है, Q4 के कॉलम में कोई है नहीं है, बस। तो ये भी बढ़िया, ठीक है। तो इसके 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 2 4 1 3 और 3 1 4 2। आ गया क्वींस वाली प्रॉब्लम सही से, मतलब कुछ भी नहीं करना, बस क्वींस लेनी है। जितनी क्वींस है उनको ऐसे बिठाना है कि वो किसी से लड़ाई ना करें। लड़ाई कैसे नहीं करेंगी कि उनके कॉलम में कोई नहीं होना चाहिए और उनके डायगोनल में कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी, ठीक। अब चलते हैं हम अपनी LCS पे। LCS देखो क्या होता है, लीस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, मतलब कि ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस दैट अपीयर्स इन द सेम ऑर्डर इन द सेम 2 सब्सिक्वेंस। मतलब ये थ्योरी हो गई, समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। देखो जैसे कि X और Y हैं, तो हमें इनमें से ऐसी कॉमन स्ट्रिंग्स निकालनी हैं जो दोनों में कॉमन हो,
मतलब कुछ समझ नहीं है, मतलब कि देखो जैसे बी सी ए बी है, तो इसमें देखो बी सी यहाँ आ गया, ए बी इधर आ गया, है इसमें, है ना। अब देखो बी सी, इसमें बी ये रहा, सी ये रहा, ए बी ये रहा, मतलब कि दोनों स्ट्रिंग में वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, चाहे कंटिन्यूस नहीं हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब देखो बी डी ए बी जैसे, तो बी डी ये रहा, ए बी ये रहा, ठीक, इसमें बी डी ये रहा और ए बी ये रहा, दोनों में है, तो ये ही हो गया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। मतलब ऐसी कौन सी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है जो दोनों में आ रही है। अब देखो इसका कुछ तरीका होता है, इसका वैसे तरीका तो वो लंबा जाएगा, आपको शॉर्ट तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमें दे दी दो स्ट्रिंग दे दी, ए बी सी बी डी ए बी, और बाई में क्या दे दी, बी डी सी ए बी ए। तो करना क्या है आपको दोनों स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में एक ज़ीरो लगा देना है। पहले तो सबसे पहला स्टेप, स्टार्टिंग में एक ज़ीरो लगा दो दोनों में, फिर उनको ऐसे चेस बोर्ड की तरह, ये भी चेस बोर्ड की तरह कॉलम और रो में इसको बिठा दो। कैसे, आपको जैसे एक्स वाली बिठाई, ज़ीरो लगा दिया स्टार्टिंग में, फिर ए बी सी डी डी ए बी सी बी डी ए बी, ये वाली पूरी, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे ही ऊपर की साइड एक खाना खाली छोड़ दिया, फिर इधर ज़ीरो बी डी सी ए बी ए, ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ज़ीरोथ रो और ज़ीरोथ कॉलम में ज़ीरो ज़ीरो डाल दिया, ठीक है। इतना काम तो ख़त्म आपका, ये तो आपको हर किसी में करना ही है, ठीक है। अब आती है आगे की बात कि आपको आगे कैसे सोल्व करना है। इसके लिए आप एक छोटा सा ये समझो कि अगर आपका इनपुट ऑफ आई, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इधर जो है, और इनपुट ऑफ जे किसकी, ये, तो अगर आपका जिससे आप कंपेयर कर रहे हो ये और ये सेम है, ठीक है, जैसे आप ये दोनों चेक कर रहे हो, तो ये दोनों अगर आपका सेम है तो आपको ये टी क्या है, ये टी है ये वाला अंदर वाला, तो आपका क्या होगा, जैसे आपको ये फाइंड करना है और आपका ये दोनों बाई चांस सेम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन, मतलब कि टी ऑफ आई माइनस वन क्या होगा, इससे ऊपर वाली रो, आई माइनस वन ये वाली रो, जे माइनस वन मतलब इससे पीछे वाला कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट अगर ये वाला निकाल रहे हैं तो डायगोनल में इससे ऊपर वाला एलिमेंट प्लस वन करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। परफेक्ट, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा आपको। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, एज इन दिस केस आप देख सकते हो कि ए और बी इक्वल नहीं है और हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, टी मैक्स निकालना है, टी ऑफ आई माइनस वन। टी ऑफ आई माइनस वन मतलब कि ये वाली रो छोड़ के ऊपर वाली रो का एलिमेंट एंड ये जे माइनस वन, तो ये वाला, मतलब कि जैसे ये निकालना है तो इसके साइड वाला, इसके ऊपर वाला, इन दोनों का मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है। तो दो ही केस हैं, अगर इक्वल हैं तो डायगोनल के इसके डायगोनल में जो ऊपर आ रहा है प्लस वन करके लिख दिया, अगर इक्वल नहीं है तो इसके ऊपर वाला और इसके साइड वाला का मैक्स। सिंपल। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ आएगा। अब देखो हमें निकालना है, हम लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है। अब देखो हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है। अब इसके सामने क्या आ रहा है, ए, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, बी। क्या ए बी इक्वल है, नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई माइनस वन और वे, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ उसके ऊपर वाला उसके साइड वालों का मैक्सिमम, जीरो और जीरो में से मैक्सिमम क्या आएगा, ज़ीरो। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं ए और डी, क्या ए और डी सेम है, नहीं है, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाला इसके साइड वाले का मैक्सिमम ज़ीरो। अब ए और सी क्या सेम है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका और इसका मैक्सिमम ज़ीरो। अब इधर आ गए, क्या ए और ए सेम है, हाँ ए और ए सेम है, तो ए और ए सेम हो तो क्या करना है, जो डायगोनल में इसके ऊपर एलिमेंट आ रहा हो प्लस वन, मतलब कि इसके डायगोनल में ऊपर क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस वन क्या होगा, वन, इसलिए लिख दिया यहाँ पे वन, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या है, अब ए देख लिया हमने, ठीक है। अब देखो कि ए और बी, क्या ए और बी सेम है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला निकालना है ना, तो उसके ऊपर वाला इसके साइड वाले का मैक्स क्या है, वन,
ठीक है, 1 लिख दिया। अब हमें निकालना है ये। अब देखो ए और ए, यहाँ ए दोनों सेम है, तो मतलब डायगोनल में जो है पीछे एलिमेंट आ रहा है उसमें +1 0 आ रहा है, +1 करके लिख दिया, ख़त्म कहानी। अब चलते हैं अगले पे। अब देखो बी और बी, क्या बी और बी सेम है? सेम है। तो क्या करना है, डायगोनल में जो पीछे आ रहा है इसमें उसमें +1 0 +1 1। ठीक, आगे क्या बी और डी सेम है? नहीं है, तो मतलब ऊपर और उसके साइड वाले का मैक्सिमम 1। अब बी और सी क्या सेम है? नहीं है, ऊपर और साइड वाले का मैक्सिमम 1। क्या बी और ए सेम है? नहीं है, ऊपर वाले और साइड वाले का मैक्सिमम 1। अब क्या बी और बी सेम है? सेम है, तो डायगोनल में जो आ रहा है उसमें +1, डायगोनल में क्या आ रहा है 1, 1 + 1 2। चलें आगे। क्या बी और ए सेम है? नहीं है, तो ऊपर वाला और साइड वाले का मैक्सिमम 2। अब चलते हैं अगले पे। सी और बी सेम है? नहीं है, तो ऊपर और साइड वाले का मैक्सिमम 1। क्या सी और डी सेम है? नहीं है, ऊपर और साइड वाले का मैक्सिमम 1। क्या सी और सी सेम है? हैं सेम, तो डायगोनल वाला +1, डायगोनल में क्या है 1, तो +1 2। अब इधर चलते हैं। क्या सी और ए सेम है? नहीं है, ऊपर और साइड वाले का मैक्सिमम 2। क्या सी और बी सेम है? नहीं है, ऊपर वाला और साइड वाले का 2। ठीक है, मैक्सिमम। अब देखो क्या सी और सेम है? नहीं, ऊपर वाले और साइड वाले का मैक्सिमम क्या आ गया 2। अब देखो बी और बी सेम है? सेम है, डायगोनल में जाओ 0 +1 कर दो 1। क्या बी और डी सेम है? नहीं है, ऊपर जाओ 1 है भैया, साइड में जाओ 1 है भैया, दोनों का मैक्सिमम कर दिया 1 आ गया। ठीक है, बी और सी नहीं है सेम, तो ऊपर जाओ 2, साइड में जाओ 1, दोनों में से मैक्सिमम क्या 2 लिख दिया। ठीक है, अब बी है, तो बी और ए क्या सेम है? नहीं है, तो इन दोनों का मैक्सिमम। अब इधर आ गए। क्या बी और बी सेम है? सेम है, तो डायगोनल में क्या है 2, तो 2 + 1 3। अब आगे गए। बी और ए सेम है? नहीं है, ऊपर देखो 2 हो, नीचे है 3 है, मैक्सिमम क्या है 3 आ गया। ऐसे ही डी बी सेम नहीं है, ऊपर नीचे का मैक्सिमम। डी डी सेम है, डायगोनल में गए +1 2। डी और सी सेम नहीं है, दोनों में से मैक्सिमम ले लिया 2। डी और ए सेम नहीं है, दोनों का मैक्सिमम ले लिया 2। डी और बी सेम नहीं है, दोनों का मैक्सिमम ले लिया 3। डी और ए सेम नहीं है, दोनों का मैक्सिमम ले लिया 3। ए बी दोनों का मैक्सिमम 1। ए डी दोनों सेम नहीं है, दोनों का मैक्सिमम 2। ए सी दोनों का मैक्सिमम ठीक है, यहाँ सेम है, तो डायगोनल में देखा 2 + 1 3। ऐसे इधर सेम नहीं है, तो दोनों का मैक्सिमम इधर, और इधर देखते हैं इंटरेस्टिंग कि ए और ए सेम है, डायगोनल में देखा 3 + 1 4, सिंपल। ऐसी बी का देखो बी भी सेम है, डायगोनल में देखा 1 +1 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही करके पूरा निकाल लोगे आप। अब आपको देखना है कि ये आपने पूरा निकाल लिया, बस आपका काम यहाँ ख़त्म। बस एक छोटी सी चीज़ हो रह गई कि अब आपको बताना है कि कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है। तो वो कैसे पता करोगे? आप स्टार्ट करोगे लास्ट वाली डिजिट से, समझ गए? लास्ट वाली डिजिट से आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको चलना है इस तरीके से कि आपको 4 कहाँ कहाँ से मिला। अब देखो 4 आपको अगर साइड में और ऊपर सेम नंबर है तो आप उधर की साइड चल लोगे। अब देखो कि 4 आपको इधर से भी मिल सकता है और इधर से भी मिल सकता है, तो आपके पास 2 पाथ हो गए। आप एक बार ऊपर जाके पूरा देख के आओगे और एक बार साइड जाके। तो पहले बताओ कहाँ चले? ऊपर चलते हैं। अब आप ऊपर चले गए। ठीक है, आपको यहाँ पे वो वैल्यूज़ लेनी है जहाँ पे हम टर्न ले रहे हैं। अब जैसे हमने 4 ऊपर चले गए, अब आपको 4 यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है? ना 3 से मिल सकता, ये तो 3 है, तो आप डायगोनल में ढूंढ इस जहाँ पे आपको सेम ना मिले ना, जैसे यहाँ तो सेम था तो आप दोनों साइड जा सकते थे, पर यहाँ नहीं है ना 3, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आप जाओगे बीच में डायगोनल साइड, और जहाँ पे आप मुड़ो, जिससे आप मुड़ो उसी को आप लिख लो। अब यहाँ पे थे ना, तो आपने ए से टर्न लिया तो आपने ए लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब 3 है, 3 आपको कहाँ से मिल सकता है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो आपको यहाँ से मिल सकता है अभी। ठीक है, जब कहीं से ना मिले ना, जब टर्न लेना है, तो 3 था तो यहाँ पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अब यहाँ आपको टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है ऊपर नीचे का। ठीक है, यहाँ आपने टर्न लिया, किस पे लिया? बी पे, तो आपने बी भी लिख लिया। ठीक है, अब 2 है,
2, अब नया वाला 2 हो गया। अब 2 से आप कहाँ से जा सकते हो, देखो यहाँ 1 है, नहीं आप आगे जा सकते हो क्योंकि 2 2 मतलब सेम को फॉलो करना है। अगर सेम ना हो तो आपको टिल्ट लेना है डायगोनल वाइज। अब देखो यहाँ पहुँच गए, ये वो वाले इंक्लूड करने हैं जहाँ पे आप टिल्ट ले रहे हो, या तो स्ट्रेट जा रहे हो ना। अब देखो 2, ना इधर 2 है, ना इधर 2 है, ना इधर 2 है, तो अब आप डायगोनल में मुड़ोगे और जहाँ डायगोनल में मोड़ो उसी को इंक्लूड करोगे। अब यहाँ मुड़े, सी आ गया, ठीक है, ABC। अब देखो 1 आपको कहाँ से मिल सकता है, 0 से तो नहीं, यहाँ 1 है तो इधर मुड़ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 है, तो आप मोड़ोगे आप डायगोनल में, तो B भी इंक्लूड कर दिया, तो एक स्ट्रिंग मिल गई आपको, है ना। देखो क्या किया हमने कि हमें स्ट्रिंग फाइंड करनी है, 4 से हमने स्टार्ट किया। अब 4 आपको कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से और यहाँ से, तो हम यहाँ से चल दिए। अब 4 आपको और कहीं से मिल नहीं रहा, तो आप डायगोनल में मुड़ोगे, और जब डायगोनल में मुड़ो उसको इंक्लूड करोगे, तो आपने एक इंक्लूड कर लिया। अब 3 आपको यहाँ से नहीं मिल सकता, यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब आप इधर मुड़ गए। अब देखो 2 इधर मुड़ से मिल सकता है, 1, ठीक है। अगला वाला समझते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो एक तो पाथ ये हो गया। अब हम चलते हैं नीचे की साइड, अब हम चले नीचे की साइड। अब 4 आपको यहाँ से मिल सकता है, अभी आप मुड़े नहीं हो तो आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप टिल्ट ही करोगे, और जहाँ आप टिल्ट करोगे उसको आप इंक्लूड करोगे, तो आपने B को इंक्लूड कर लिया। अब आप 3 को कैसे मिल सकता है, 3 ना ऊपर 3 है ना नीचे 3 है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टिल्ट ही करना पड़ेगा, और जहाँ आप टिल्ट कर रहे हो उसको आप इंक्लूड करोगे, तो आपने BA को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब आपके पास है 2, अब फिर से वही 2 रास्ते कि आप इधर भी जा सकते हो 2 के लिए, आप इधर भी जा सकते हो। तो अब बताओ किधर चलें, पिछली बार ऊपर गए थे, इस बार साइड में चलते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गए। अब 2 कैसे आ सकता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई रास्ता नहीं है, आपको डायगोनल वाइज ही चलना पड़ेगा, और जहाँ डायगोनल वाइज चले उसको इंक्लूड करना है D। तो BA तो हमने कर लिया था, D हमने यहाँ कर लिया। अब 1 कैसे मिल सकता है आपको, इधर तो 0 है, इधर 1 है, तो ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब 1 कैसे मिल सकता है, ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो यहाँ आप करोगे टिल्ट, तो आपने किस पे किया, B पे, तो एक और स्ट्रिंग हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब हमने यहाँ छोड़ा था, ठीक है, हम इधर आ गए थे, अब इधर नहीं गए थे, तो हमें अब चाहिए 2। यहाँ से 2 कैसे मिल सकता है, ऊपर है अभी तो 2, जहाँ नहीं होगा वहाँ टिल्ट करेंगे ना। अब देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, आपको टिल्ट ही करना पड़ेगा डायगोनल में। कहाँ पे किया आपने, C में, तो C को इंक्लूड कर दिया, ठीक है, C को इंक्लूड कर दिया। अब 1 अभी इधर है तो इधर पहुँच गए, पर अब इसके बाद कहाँ जाओगे, 0 0, तो आपको डायगोनल में जाना पड़ेगा, तो B, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ईजी सा था, वैसे ऐसे कुछ खास नहीं था इसमें, कि आपको पहले तो ये मैट्रिक्स बनानी है, अगर फिर 0 से स्टार्ट करना है, 0 0 वालों को 0 0 कर देना है, और वैल्यूज़ कैसे निकालोगे कि अगर ये और ये सेम है, ठीक है, तो इसका डायगोनल वाला +1, नहीं तो फिर नीचे वाला ऊपर वाले का मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे ही करके आपको पूरी मैट्रिक्स बना देनी है, और जब आपको कॉमन सबसिक्वेंस निकालना हो ये ज़रूर से याद करके लिख देना, क्योंकि मेन काम तो हम यही कर रहे हैं ना एल्गोरिथम से। तो आपको क्या करना है कि एंड से चलना है और उसको देखना है कैसे कैसे आपको वो मिल सकता है, और जहाँ जहाँ आप टिल्ट ले रहे हो वो इंक्लूड कर देना है, ठीक है। आगे समझ, चलते हैं आगे। अब है आपका सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम, ठीक है। सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम में क्या है आपको कि सम ऑफ सबसेट में क्या है, रुक जाओ थोड़ा वेट ले लेते हैं, थक गए हैं, पानी पी के आते हैं। हाँ जी, तो अब आपकी क्या प्रॉब्लम है, सम ऑफ सबसेट। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक सेट गिवन होगा, ठीक है, उसमें से आपको ऐसा सेट निकालना है, मतलब सबसेट मतलब सेट का एक छोटा सा सेट, जिसका सम जितना मांगा जाए उतना ही दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है इट इज़ अ कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम। In this problem, our target is to find all the subsets of a given set whose sum of elements is equal to a target sum। मतलब कि
जैसे यहाँ आपको 1 3 4 5 दे रखा है, तो आपको ऐसे सारे सबसेट्स फाइंड करने हैं जिसका सम 8 आए। कैसे कैसे आ सकता है? अगर हम 1 + 3 + 4 कर दें, 8 आ रहा है, एक सबसेट ये हो गया। अगर हम 3 + 5 कर दें, 8 आ रहा है, एक सबसेट ये हो गया। तो यही तरीका है, इसी को फाइंड करने का तरीका, मतलब कैसे फाइंड करें ऐसे सबसेटों को, उसी के लिए हम ये प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बैक ट्रैकिंग से करते हैं। बैक ट्रैकिंग आपको पता ही है, मतलब कि आप चलते जाते हो, एक तरीके से आप सम फाइंड कर रहे जा रहे हो, और जहाँ पे ऐसी पोजीशन आ गई कि जहाँ सम, ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब तो ये सम नहीं मिल सकता, तो वहाँ बैक ट्रैक करना चालू कर दोगे। ठीक है, जैसे आप चल रहे हो, यहाँ पे जैसे आप चले, आपने जैसे 3 से स्टार्ट किया और आप आ गए 3 4, तो हो गया 5 6 7 7 आ गया, 7 + 5 कर दिया आपने, तो क्या आ गया, ये 12 आ गया। तो 8 तो आना अनपॉसिबल है, तो आप बैक ट्रैक करोगे ऐसे केस में। ठीक है, अब चलो इसे फाइंड करते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे इसको मान के चलते हैं ऐसे x1 x2 x3 x4। तो अगर हम इसको सबसेट में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे x1 = 1, है ना। तो अब देखते हैं कैसे। अब जैसे हमारे इनिशियली तो 0 था, इसमें हम सम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब इनिशियली हमारा 0 था, अब हमने x1 को 1 लिया, मतलब कि उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि x1 की वैल्यू 1 है इसलिए 1 लिखा, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने x1 को इंक्लूड किया। अगर एक्सक्लूड कर दें तो ऐसे लिखेंगे x1 = 0। ठीक है, अब हमने x1 इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब x1 को जब इंक्लूड कर लिया तो पहले सम था 0, अब हो गया सम 1। ठीक है, अब x2 की वैल्यू क्या है 3, तो x2 को भी इंक्लूड कर लिया, x2 = 1, तो पहले सम क्या था 1, अब 1 + 3 कितना हो गया 4। ठीक, परफेक्ट। अब आगे चले, अब हम x3 = 1, x3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ तक सम कितना हो गया था 4, तो x3 में क्या है 4, तो इसको इंक्लूड किया तो हमें तो मिल गया आंसर, बल्ले बल्ले। अब देखो, एक वे तो ये हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या किया, 1 को इंक्लूड किया 1, इसको भी 3 को भी इंक्लूड किया था 1, इसको भी इंक्लूड किया था, और एंड वाले को नहीं किया। तो एक तरीके से हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब इसका और तरीके भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तरीके से हमारे पास सम आ रहा हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, हमें सारे तरीके शो करने होते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, अब मतलब जैसे अब ये तो फाइनल आंसर है, आप जैसे फाइंड करोगे ना, कहीं आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे आ रहा है 18, तो आप ऐसे लगा देना कि बैक ट्रैक कर दिया और फिर वहाँ से सॉल्यूशन निकालना फर्दर। अब जैसे यहाँ है, ठीक है, अब आपके पास एक और सॉल्यूशन हो सकता है, आपको ऐसे शो करना है। अब देखो x1, ठीक है, x1 को आपको इसमें इसने एक्सक्लूड कर दिया, तो x1 = 0 लिख दिया, तो इंक्लूड तो किया ही नहीं है, तो 0, यहाँ पे भी 0। अब x2 = 1, मतलब कि x2 3 को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे हमने x2, देखो x1 को ले लिया 0, तो मतलब क्या हमने x1 को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन x2 को ले रहे हैं हम 1, मतलब कि उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे x1 को 0 लिया था, तो इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पहले का 0 यहाँ पे भी 0 हो गया। लेकिन x2 को लिया है 1, मतलब 0 + x2 3, तो हो गया 3। अब x3 में क्या किया हमने, x3 को किया एक्सक्लूड, मतलब कि हम x3 को भी ऐड नहीं करेंगे, तो 3 का 3 ही आ गया। फिर x4 को किया इंक्लूड, तो x4 मतलब 1, x4 को 1 ले लिया, तो x4 में क्या है 5, तो 5 को ऐड कर दिया। तो इन शॉर्ट क्या किया, जिसको हम ऐड करवाना चाहते हैं उसको तो हमने किया x2 = 1, उसको साइड में ले आए, और जिसको एक्सक्लूड करना उसको ऐसे x1 = 0 लिख दिया। तो इसका सीक्वेंस क्या बना, x1 को थोड़ी इंक्लूड किया था तो 0, 3 को किया था 1, 4 को नहीं किया था 0, 5 को किया था 1, सिंपल। तो ये हमारे पास 2 सबसेट्स आ गए जिससे हम 8 ला सकते हैं एज अ सम। ठीक है, तो ये सम ऑफ सबसेट तो बहुत इजी सा है कि आपको मतलब कि बस ऐसे नंबर इंक्लूड करने हैं जिसका सम हो के फाइनल वो आ जाए जो हमें सम चाहिए, मतलब टारगेट सम। ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम, वो क्या है
ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो आप यूनिट 5 में टॉपिक्स पढ़ोगे एनपी हार्ड, नॉन प्रॉब्लमिस्टिक, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है, एनपी हार्ड, एनपी इनकम्प्लीट, तो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये। तो इसको हम पढ़ते हैं। इस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, लाइक इसमें लिखा है वी आर गिवन विद अ सेट ऑफ एन सिटीज़, ठीक है, हमारे पास एन सिटीज़ होंगी और द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ सिटीज़, हमारे पास एन सिटीज़ होंगी और एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए क्या डिस्टेंस है, मतलब कि आपको जैसे यहाँ से नोएडा जाना हो या नोएडा से गुड़गांव जाना हो तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो गिवन है और आपको सिटीज़ गिवन है, ठीक है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, ऐसे आपको सिटीज़ गिवन है और उनका आपके पास डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सिटीज़ हैं A B C D E, A B C D, तो A से A सिटी जाने में तो कितना डिस्टेंस लगेगा, B से B जाने में, A से B जाने में कितना लगेगा, तो एक तरीके से इस तरीके से डिस्टेंस गिवन है। तो हमें करना क्या है, you have to find the shortest possible route that visit each city exactly once and return to the starting point। तो आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको सारी सिटीज़ घूमनी है, एक तरह से दुनिया घूमने वाला टाइप हो गया ये कि आपको सारी सिटीज़ घूमनी है और सबसे कम शॉर्टेस्ट पार्ट में आप सारी सिटीज़ घूम भी और वापस जहाँ पे हो वहाँ पे आ भी जाओ, है ना। तो एक तरीके से आपको ऐसा पाथ निकालना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कि सारी सिटीज़ में ट्रैवल करते हुए फाइनल अपनी सिटीज़ पे आ जाए, शॉर्टेस्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक यूज़ करते हैं। ब्रांच एंड बाउंड इज़ लाइक कि ब्रांच करते जाओ और अगर वहाँ से उसको मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना, ठीक है, ब्रांच करना, फिर उसको बाउंड कर देना। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को समझोगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको आ जाएगा समझ, ठीक है। तो आप चलते हैं, तो ये तो आपके पास है मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, ठीक है। इसमें आपके पास सिटीज़ हैं A B C D E और इधर भी आपके पास सिटीज़ हैं A B C D E और ये आपको कॉस्ट गिवन है, जैसे कि A to A, जब देखो खुद ही अपनी सिटी में आने क्या ही कॉस्ट लगेगा, इसलिए इन्फिनिटी लेते हैं इसको, ठीक है। अब A से B जा रहा है तो 17 रुपये लग रहे, एक तरीके से ऐसे समझ लो। A से C जाने में 13, ऐसे करके आपके पास ये कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको क्या करना है, ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, मतलब जैसे मैं आपको फाइनल दिखाऊं तो आपको निकालना कैसे आपको इस तरीके से एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, जैसे कि A to E पहुंच गया, E से C और C to D, D to B, तो आपने सारे पाथ ट्रेवल कर लिए और ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो एक तरह से आपको सारे ट्रेवल करने हैं, ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल दैट विजिट्स ईच सिटी एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग सिटी। अब देखो, आपने पहले आपको एक स्टार्टिंग लेनी है, जैसे आपने A ले लिया बाई चांस, ठीक है, तो आपको A से ऐसा पाथ चाहिए कि आप A से B पे जाओ या C पे जाओ, D पे जाओ, E पे जाओ, किस वाले पे जाओ जो आपको शॉर्टेस्ट पड़े, तो आपको वो फाइंड करना है। तो पहले तो ये मैट्रिक्स बना ली A की, तो A की कैसे बनानी है, आपको वो नॉर्मल मैट्रिक्स आपने लिख दी। अब आपको कुछ ऐसा रो वाइज और कॉलम वाइज में रिडक्शन करना है कि एक तो रो में 0 हो और कॉलम में भी 0 हो, ठीक है। सारे इन्फिनिटी होंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल तो समझते हैं, आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखो कि पहली रो है, ठीक है, अब पूरी रो में कहीं पे क्या 0 है, नहीं है, तो मैं ऐसा क्या मिनिमम ऑपरेशन लगा दूं पूरी रो में कि 0 आ जाए। अगर मैं पूरी रो में -13 कर दूं तो वो मिनिमम रहेगा, है ना, और वहाँ मेरे को 0 भी मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, पूरी रो में -13 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया रो रिडक्शन ऑफ फर्स्ट रो, ऐसे समझ सकते हो आप। तो मैंने मिनिमम 13 रिड्यूस करना पड़ा मुझे एक 0 के लिए, देखा एक 0 के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, 13 रिड्यूस करना पड़ गया। अब देखो ऐसी सेकंड रो में हमारे पास 13, इन्फिनिटी, 16, 24, 19 है, तो इसमें भी मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे 0 मिल जाए। सेम इसमें भी मिनिमम 13 ही है, मैं 13 रिड्यूस करके ही मुझे 0 मिलेगा, 13 तो मुझे करना ही पड़ेगा खर्च, है ना।
ऐसी ही थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में मेरे पास 15, 18, 16, 28। अब देखो ये उससे भी महान, इसमें मेरे को 15 खर्च करना पड़ेगा ज़ीरो के लिए। तो मेरे को ऐसे ही कुछ ना कुछ मिनिमम खर्च करना पड़ेगा जो मेरे को ज़ीरो मिल जाए। इसमें देखो, इसमें मैं 13 कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इस वाले में देखो, इसमें 28, 24, 19, 18। तो मिनिमम क्या है जिसको हम रिड्यूस करके ज़ीरो मिल जाए, 18। तो मेरे को मतलब फर्स्ट रो में 13 माइनस करना पड़ा जिससे मेरे को एक ज़ीरो मिल जाए। सेकंड में ये 13 करना पड़ा जिससे एक ज़ीरो मिल जाए। 15 में मतलब थर्ड रो में 15 करना पड़ा, फोर्थ में 13 और फिफ्थ में 18। देखा एक ज़ीरो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है। ऐसे ही अब कॉलम वाइज देखेंगे। अब देखो फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड कॉलम में ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड कॉलम में ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ कॉलम में भी ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ कॉलम में देखो हमारे पास ज़ीरो नहीं है, तो मेरे को मिनिमम ऐसी कोई वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो माइनस करके मुझे ज़ीरो मिल जाए। तो वो मिनिमम क्या हो सकती है, 6 नहीं, हाँ 5, ठीक है। 5 माइनस कर दूँ अगर मैं इस पूरे कॉलम में से तो मेरे को एक ज़ीरो मिल जाएगा। तो रिडक्शन क्या 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 मैंने 13, 13, 15, 13, 18 और 5 ये सब मैंने ज्वाइन करके लिख दिए, ठीक है। इनिशियली ये स्टार्टिंग स्टेप है, ठीक है। जैसे ए से स्टार्ट करो तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या हो गया, इन सबको ऐड करके क्या आया, मैंने ये रो रिडक्शन प्लस कॉलम रिडक्शन तो आ गया 77, ठीक है। ये होगी अब आपका ए की एक तरीके से वैल्यू जो आपको आगे यूज़ करोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। अब आपको निकालना है कि ए से किस पे जाएं, बी सी डी ई जो आपका मिनिमम रहे, प्रॉफिट में रहूँगा। अब देखो, अब निकालना आपको बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका। अब आपको ए टू बी चेक करना पड़ेगा, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, फिर उसमें से जो मिनिमम आएगा वो पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अब देखो एक एक करके चलते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक बार आपको समझ आ गया तो आप आराम से कर लोगे, ईजी लगेगा। फिर तो आपको एग्ज़ाम में आएगा ना, मैं यही करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखो ए टू बी देखते हैं पहले। अब ए टू बी हम क्या कर रहे हैं, अब हमें मैट्रिक्स यूज़ करनी है पीछे वाली, ठीक है, जो फाइनल वाली। और उसको अब जैसे ए टू बी कर रहे हैं तो हमें क्या करेंगे, ए टू बी वाली रो और कॉलम को कर देंगे इन्फिनिटी। अब देखो ए रो पूरी इन्फिनिटी कर दी और बी कॉलम पूरा इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। और बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी कर ली यहाँ से, ठीक है। ये पूरी 3 इन्फिनिटी 2 1 11 1 इन्फिनिटी 0 और 1 8 4 इन्फिनिटी ये पूरी हमने कॉपी कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपने इन्फिनिटी कर दी। अब आपको इसमें फिर से वही चीज़ देखनी है कि आपको एक ना एक ज़ीरो चाहिए। अब इस रो में देखा हमने, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपको ज़ीरो मिल जाए, अगर हम 1 हटा दें तो हमें ज़ीरो मिल जाएगा एक, ठीक है। तो हमने 1 हटा दिया तो यहाँ पे हमको ज़ीरो मिल गया और बाकी सब में से 1 1 रिड्यूस हो गया, है ना। और इसमें से, इसमें पहले से ज़ीरो है, कुछ नहीं करना, इसमें नहीं है तो इसमें से आपने 2 हटा दिया, तो 2 हटा दिया तो इसमें ये 4 बन गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। और इसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें तो पहले से ज़ीरो है, कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉलम वाइज देखें तो इसमें ज़ीरो है मिल गया, इसमें तो सारे इन्फिनिटी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो, इसमें ज़ीरो, तो कॉलम वाइज आपको कुछ नहीं करना। अब इसका आप कॉस्ट कैसे निकालोगे, पीछे वाले का प्लस इसके रिडक्शंस 1 और 2 प्लस कॉस्ट ऑफ आई जे। कॉस्ट ऑफ आई जे मतलब ए और बी का, ए और बी का क्या कॉस्ट था, इसके लिए हम पीछे वाली मैट्रिक्स को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली थी, ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स को आप रेफर करोगे तो इसमें आप देखोगे कॉस्ट ऑफ आई जे मतलब ए और बी, ए
और बी का क्या था 4, तो 4 ऐड कर दिया, तो इसका टोटल क्या आ गया 84, है ना, 84 आ गया। अब चलते हैं आगे। अब ऐसे ही आप देखोगे ए और सी का, ए और सी के लिए क्या करा, ए का पूरा रो और सी का पूरा कॉलम कर दिया इन्फिनिटी, ठीक है, और एज इट इज़ ऊपर वाली पूरी यहाँ पे सेम लिख दी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे ए सी था ना, तो सी ए को भी इन्फिनिटी कर दिया, ऐसे ही इसमें क्या था ए बी था, तो बी और ए को भी इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। और बाकी बिल्कुल सेम है, देखो 3 इन्फिनिटी 2 1 11 1 इन्फिनिटी, ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे, इन्फिनिटी कर दिए ये सब। अब देखेंगे इसमें रिडक्शन कितने चाहिए हमें, यहाँ पे देखो 0, इसमें पहले से ही है, कोई रिडक्शन नहीं चाहिए, इसमें नहीं है, तो इसमें आपको एटलीस्ट क्या डिक्रीज़ करो आप 1, तो आपने 1 हटा के लिख दिया। यहाँ पे 0 है पहले से, इस रो में कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें 0 है पहले से, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे आप कॉलम वाइज देखोगे, कॉलम वाइज देखो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत है, तो इसमें आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, जिससे आपको एक 0 मिल जाए। तो रिडक्शन कितना हुआ, एक इस रो में 1 माइनस किया, एक इसमें 1 माइनस किया, तो पीछे वाले का जो ए वाला था, याद रखना ए वाला, उससे मतलब है अभी हमें, ये इससे मतलब नहीं, इस वाली से, सबसे ऊपर वाली ए वाली, पीछे वाले का प्लस इन दोनों का रिडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ ए आई जे मतलब ए सी, तो पीछे वाली मेन मैट्रिक्स में ए सी का कॉस्ट कितना था, ए और सी 0 था, ठीक है, तो इसका टोटल कॉस्ट हो गया इतना। अब ऐसे ही निकालेंगे ए डी का, तो ए डी का चाहिए, तो ए और डी वाला, ए रो और डी कॉलम कर दिया इन्फिनिटी, और डी ए बी कर दिया इन्फिनिटी, ठीक है ना, डी और ए बी कर दिया इन्फिनिटी। अब ऐसे ही इसमें फाइंड करेंगे, इसमें 0 चाहिए, 0 पहले से ही है, इसमें पहले से ही है, इसमें 0 पहले से ही है, इसमें नहीं है, तो इसमें -1 कर दिया। ऐसी कॉलम वाइज, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है नहीं, मतलब इन्फिनिटी है तो ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो इसमें -1 कर दिया, तो इसमें भी 2 बार -1 किया, तो पीछे वाले का प्लस इसके रिडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ आई जे मतलब ए डी का कॉस्ट क्या है, ए डी मतलब 9 ऐड कर दिया, 88 आ गया, ठीक है। ऐसी ही अब ए ई देखेंगे, तो ए वाला रो और ई वाला ये पूरा इन्फिनिटी कर दिया, और ई ए भी इन्फिनिटी कर दिया, ये रहा, ठीक है। अब रिडक्शन देखेंगे, 0 है ज़रूरत नहीं है, 0 है ज़रूरत नहीं है, पूरी उसमें 0 है ज़रूरत नहीं है, इसमें 0 है कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलम वाइज देखेंगे, इसमें भी 0 है, एक मिनिमम एक 0 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो -1 इधर पूरे कॉलम में, इसमें है कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक करना पड़ा बस, तो पीछे वाले का सम +1 प्लस कॉस्ट ऑफ ए ई का क्या था, ए ई 0, ठीक है। तो आपने सबका निकाल लिया, तो इसका 78 आया, इसका 88 आया ए डी का, ए सी का 79, तो मिनिमम किसका हुआ, ए डी का, तो क्या करें, ए ई का सॉरी, तो ए और ई, ए से चलेंगे ई पे, ठीक है, ए से ई पे चले, क्योंकि ए ई का मिनिमम था। अब देखो, अब सेम प्रोसेस आपको आगे वालों के लिए करना है। अब ए हो गया, ई विजिट हो गया, अब कौन कौन सी सिटी बची, बी सी डी, तो अब आपको ई ऐसे निकालना पड़ेगा, ए ई बी का, फिर ए ई सी का, फिर ए ई डी का। अब देखते हैं कैसे कैसे। अब देखो ए ई बी देखते हैं पहले। अब ए ई बी पे जा रहे हैं, तो अब आप जो मैट्रिक्स यूज़ करोगे ना, वो ए ई वाली करोगे सबके लिए, ठीक है, क्योंकि ए ई हो चुका है, तो मतलब ये वाली। अब देखो ए ई बी पे जा रहे हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ए ई बी को पहले तो उसको इन्फिनिटी कर देंगे। देखो ए पूरी इन्फिनिटी है आपकी, ए बी पूरी इन्फिनिटी है, मतलब ए ई तो इन्फिनिटी थी, ये तो था ही पहले से ये। अब आप ए और बी को और इन्फिनिटी कर दोगे, देखो ये बी वाली रो और इन्फिनिटी कर दोगे, और फिर बाकी सब और बिल्कुल सेम है, बस ये ए बी भी इन्फिनिटी कर दोगे, ठीक है, मतलब जो इससे रिलेशन बैठ रहे हैं ना, वो इन्फिनिटी कर दोगे, और बाकी पूरी एज इट इज सेम कर लोगे कॉपी। देखो आपने क्या किया,
ये देखो ए ई इन्फिनिटी, ए वाली पूरी इन्फिनिटी कर दी, ई वाली पूरी इन्फिनिटी कर दी, देखो है ना, और बी वाली पूरी इन्फिनिटी कर दी, और बी ए इन्फिनिटी कर दिया, और बाकी सब तो पीछे ए ई का तो सब कुछ चल ही रहा था, बस इसमें बी बी वाला देखना था आपको। ठीक है, अब फिर से वही सारी चीज़ें लगेंगी कि इस पूरे को इसमें ज़ीरो बनाना है, तो ज़ीरो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 माइनस करना पड़ेगा। इसमें ज़ीरो बनाना है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, इसमें बनाना है, इसमें -1 करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉलम वाइज देखेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो है इसमें से, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें इस वाले से देख के आए ना, तो इसमें नहीं था तो इसमें -1 कर दिया, तो 2 बार माइनस किया, क्या कितने रिडक्शन हुए, 2 2 1 और 1 है ना। तो ए ई का कॉस्ट कितना था 78, तो 78 में ये रिडक्शन ऐड किए प्लस कॉस्ट ऑफ देखेंगे अब ए ई बी, और पीछे वाली में से देखेंगे तो ई बी क्या था 6, तो 6 इसमें ऐड कर दिया है ना। अब ऐसे ही ए ई सी का निकालेंगे, ए ई सी का निकालेंगे, फिर ए ई डी का निकालेंगे, और इनमें से जो मिनिमम होगा फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। अब आपने तीनों के लिए निकाल लिया, इसका 79, इसका 79 और इसका 88, तो आप ए ई सी भी चूज़ कर सकते हो, ए ई डी भी कर सकते हो, तो इसने वही चूज़ कर लिया ए ई सी। ठीक है, अब ए ई सी कर लिया, अब क्या बचे बी और डी, अब क्या करोगे सेम ए ई सी डी के लिए बनाओगे, ए ई सी डी के लिए बनाओगे। अब आपने ए ई सी बी के लिए बना रहे हो, ठीक है। अब मैट्रिक्स कौन सा वाला यूज़ करेंगे, ए ई सी वाला, ये वाला, इसके बाद जो रिड्यूस होके आया था। ठीक है, अब वही सब चलेगा कि उसमें इन्फिनिटी करोगे आप सी वी वाले को, मतलब जो नया आया है उससे रिलेटेड सबको, और फिर ज़ीरो बनाने के लिए रिडक्शन करोगे, और फिर पीछे वाले का सम 79 था ना ए ई सी का, प्लस जो रिडक्शन किए प्लस कॉस्ट ऑफ सी बी, इस वाले में जो कॉस्ट ऑफ सी बी था 2 है ना, उसको ऐड कर दिया, फिर उसका कॉस्ट निकल आया। ऐसी इसमें, अब इसमें लोएस्ट किसका है, डी वाले का, तो बस मिल गया आपको पूरा पाथ है ना। अब पूरा जब ये मिल जाए, पाथ मिल जाए, फिर आपको क्या करना है, टोटल पाथ का कॉस्ट लिखना है। वो कैसे लिखोगे आपको, ये तो मिल गया, पूरा सीक्वेंस मिल गया आपको। अब देखोगे आप ए ई, अब ये देखना है आपको मेन मैट्रिक्स से बिल्कुल, ए ई का क्या था, ए ई का क्या था 18, ठीक है, आपने 18 लिख दिया इधर। ठीक है, 18 प्लस ई सी का, सी डी का देखेंगे, ई सी और सी डी, ई सी का क्या है, ई सी का है 19, और क्या देखना था सी डी 19 और 18। ठीक है, देखो 19 और देखो ई सी का 19 था ना, मतलब उसमें से देख के आपको लिखना है। अब सी डी का देखना है आपको, डी बी का देखना है, याद रखना सी डी का और डी बी का। सी डी का 16 है और डी बी का 13 है। ठीक है, 16 प्लस 13 हो रहा होगा पक्का, ये देखो। ठीक है, अब बी ए का, बी ए का 13। ठीक है, अब इस सब को ऐड करके आप लिख दोगे, वही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपकी ख़त्म हो जाती है डाकी यूनिट 4। होप है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपके एग्ज़ाम्स बहुत क्लोज हैं, तो पहले वाली ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस भी देख लेना अच्छे से, यूनिट 1 to 3 की, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। यूनिट 5 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।